हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज कुलदीप सिंह एंड हम लोग बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश प्रीलिम्स मार्क्स बूस्टर 2.0 फॉर HPAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, हम लोग तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को जनरल स्टडीज़, सारा जनरल स्टडीज़ आपको रिवाइज करवा रहे हैं फ्रॉम A to Z ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ताकि आप अपने 12 सितंबर के एग्जाम में एक्सेल कर सको। सो गाइज, अभी जैसे हम लोगों ने प्लान कर रखा था, हम लोग अभी ज्योग्राफी इन्वायरमेंट कवर कर रहे हैं। आई होप आपने मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स है वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो अभी वो आई बटन में आ रहे होंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो। हम लोग आगे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को कंटिन्यू करने वाले हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिल रहा है। एमसीक्यूज जो हैं बहुत सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो हमारी एप्लीकेशन में जो हम लोगों ने मार्क बूस्टर 2.0 का फोल्डर बना रखा है, कोर्स बना रखा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड गाइज। मतलब यही चीज़ हम लोगों को चाहिए कि जितने ज़्यादा हो सके हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और जितने ज़्यादा हो सके हम लोग एटलीस्ट अपने मार्क्स को सिक्योर करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे, तो अगेन अब तक नहीं किया अगर आप लोगों ने, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डू डाउनलोड। बहुत सारे जो है चीज़ें पढ़ी हैं। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज पढ़ी हुई है। आप जाइए वहाँ पे, बहुत नॉमिनल कॉस्ट में पढ़ी है। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। हम लोग ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट कवर कर रहे थे और हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफिकल फिनोमिनास कवर कर रहे थे। वॉल्केनोज, लैंडफॉर्म्स हम लोगों ने कवर कर लिए। सन, मून एंड अर्थ की रिस्पेक्ट, जो पोजीशन के कारण हमें जो इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए। आज जो है मैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। एटमॉस्फेयर की हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं। एंड अगेन आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां से कि क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपको पता होगा कि रिसेंटली जो हमारा साइक्लोनिक सीजन अभी जो स्टार्ट हुआ है उसमें साइक्लोन टॉक्टे आया है, देन उसके बाद साइक्लोन बास आया है, तो साइक्लोन वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारी चीजें हम लोग आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अगेन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाइस, एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन ये आपको वैसे ही याद है, सबको मुझे पता है ऑलरेडी। आपको पता है नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट अबाउट लाइक 20.9% के आसपास में है, आर्गन जो है 0.09। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि आपकी जो आर्गन है, आर्गन ज़्यादा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है कि नियॉन ज़्यादा है। तो इसको जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आर्गन जो है अपनी 0.9% के आसपास में आपको कार्बन मिलती है। 0.04% के आसपास में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है एंड 0.00 आई गेस 5% के आसपास में नियॉन है। ठीक है, तो नियॉन का मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन पहले आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाद में आती है एंड देन नियॉन आती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि इस तरह के ट्रिवियल क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ठीक है जी। एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन, एटमॉस्फेयर है क्या हम लोगों का? इट इज द स्फीयर ऑफ गैसेस, द इन्वेलप ऑफ गैस। हमारी अर्थ के आसपास जो गैस का इन्वेलप बना हुआ है, इसको हम लोग हमारा एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी आपको गैसेस मिलती है। ये मैंने अभी आपको कॉम्पोजिशन बताई। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन उसके बाद, देन उसके बाद आर्गन उसके बाद है, एंड देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एटमॉस्फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें ओजोन गैस देखने को मिलती है, ओजोन लेयर देखने को मिलती है हम लोगों को, आइनोस्फीयर, बहुत सारी इस तरह की लेयर्स देखने को मिलती है, जो मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अवर एटमॉस्फेयर। हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो क्या है? वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो स्ट्रेटिफाइड है और लेयर्स में बटा हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाई आवर एटमॉस्फेयर इज स्ट्रेटिफाइड। इसका आंसर आप मुझे दोगे नीचे कमेंट बॉक्स में कि हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स को देखने को मिलती है, क्यों हमारा एटमॉस्फेयर स्ट्रेटिफाइड है। ठीक है जी, मैं आंसर्स का इंतजार कर रहा हूं आपका। ओके, हम लोगों की जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो आपको देखने में मिलती है। सबसे पहली और सबसे नीचे जो लेयर देखने में मिलती है दैट इज ट्रोपोस्फियर। एंड ट्रोपोस्फियर दिस इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ठीक है, डेंसेस्ट लेयर है। और ये मान लीजिए ये पोल्स हैं एंड ये इक्वेटर है। ठीक है जी। पोल्स की तरफ जो है ये आपका ट्रोपोस्फियर है, वो अराउंड 8 किलोमीटर के आसपास की है विड्थ इसकी, और इक्वेटर में अराउंड 18 किलोमीटर के आसपास में। तो इक्वेटर में जो है ज़्यादा बड़ी है। तो अगेन क्वेश्चन इज कि इक्वेटर में जो ट्रोपोस्फियर है वो ज़्यादा क्यों है साइज में एज कंपेयर टू पोल्स? तो यहाँ पे आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, उसके कारण जो है गैस बाहर को निकलती है। सेकेंड इज एक्सटेंसिव हीटिंग, बहुत ज़्यादा जो है हीटिंग हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर की। इक्वेटर पे जो है सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है। हीटिंग होने के कारण हवा जो है वो काफ़ी ऊपर उठती है। सो दैट इज़ वाई ऑल्सो हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। एनीवेज, ट्रोपोस्फियर डेंसेस्ट ऑफ ऑल, जितने भी आपको फिनोमिना है वहीं पे देखने में मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई भी ऑप्टिकल फिनोमिना देखो, अर्ली सनराइज, लेट सनसेट, स्काई अपीयर्स ब्लू, ऑल ऑफ दीज ऑप्टिकल फिनोमिना दे अकर हियर ओनली। ठीक है जी। सारी बायो जियो केमिकल साइकिल्स यहीं पे होती है आपकी, जैसे वाटर साइकिल होगी, आपकी नाइट्रोजन साइकिल है, वो सारी यहीं पे हो रही हैं। ठीक है, कार्बन साइकिल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सारा जो है सबसे ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आर हैपनिंग। क्लाउड यहीं पे मिलते हैं आपको, थंडर स्टॉर्म्स यहीं पे होते हैं, सब कुछ जो है आपका यहीं पे होता है। एंड यहीं पे
एटमॉस्फेयर का अगर मैं एटमॉस्फेयर को वेट दूं तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एटमॉस्फेयर का वेट जो आपको इसी लेयर के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ट्रोपोस्फेयर में जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैप्स रेट कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है लैप्स रेट जो है वो कितना है, 165 मीटर्स में 1 डिग्री जो है ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है बाय 165 मीटर, सो दिस इज कॉल्ड एज लैप्स रेट, ठीक है जी। याद रखना है इसको, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फियर में। उसके बाद नेक्स्ट आती है लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे जो है 20 से 30 किलोमीटर के बीच में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है, जो क्या करते हैं, हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। और इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो है आपको क्या आती है, मेसोस्फेयर। ये कंप्लीट काम एयर जगह होती है, यहाँ पे कोई आपको क्लाउडिंग व्लाउडिंग कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको मेसोस्फेयर देखने को मिलता है। हाँ एक चीज, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर अब क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है विद ऑल्टीट्यूड, एंड देन फिर मेसोस्फेयर में दोबारा डिक्रीज करता है, देन आइनोस्फेयर में दोबारा इंक्रीज करता है, एंड देन इसके बाद इंक्रीज ही करता रहता है आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर में, ठीक है। मेसोस्फेयर में कुछ नहीं होता, यहाँ पे अगेन ट्रांजिशनरी लेयर है। उसके ऊपर आज आइनोस्फेयर इंपॉर्टेंट है। आइनोस्फेयर में क्या है, यहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, और सन के चार्ज पार्टिकल्स के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, स्पेशली पोल्स वाले रीजन में। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको अरोराज देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। अरोराज, इनको हम लोग लाइट्स भी बोलते हैं, अगेन नाइट लाइट्स भी बोलते हैं, या नाइट आपका ग्रीनिश ब्लूइश लाइट्स होती हैं ये। और इनको नदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ पोल में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नदर्न हेमिस्फीयर में जो है दे आर कॉल्ड एज अरोराज बोरेलिस, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में से हम बोलते हैं अरोराज ऑस्ट्रेलिस, ठीक है कि नहीं, ये आपको याद रखना है। इवेंचुअली ये आइनोस्फीयर जो है एक और इंपॉर्टेंट काम करती है, वो क्या है, वो शॉर्ट और मीडियम रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, शॉर्ट और मीडियम वेव्स को। सो अगेन ये भी जो है, जो शॉर्ट रेडियो कम्युनिकेशन है उसके लिए भी यूज़ होता है, जैसे आपका एफएम रेडियोज़ हैं या फिर आपका एएम रेडियोज़ हैं, इनके लिए भी जो है हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इस आइनोस्फीयर की रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। देन उसके ऊपर आता है थर्मोस्फीयर, एंड देन फाइनली जो है एक्सोस्फीयर आता है। ये आपका जो है क्या है, स्ट्रक्चर है एज फार एज द एटमोस्फेयर इज कंसर्न, ठीक है जी। सो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के साथ हम लोग थोड़ी चीजें और बात करते हैं जो कि क्वेश्चन में, पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पहली बात है एल्बेडो ऑफ द अर्थ। एल्बेडो क्या होता है, अगेन एल्बेडो इज द रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ आवर अर्थ, ठीक है, या किसी भी प्लैनेट का रिफ्लेक्टिंग पावर, दैट मीन्स कितना सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देती है, इसको हम लोग एल्बेडो बोलते हैं। और एवरेज हमारा एल्बेडो कितना है, 35% के आसपास में है। तो 35% हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी सनलाइट हमारे पास आती है वो हम लोग रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा कहाँ पे, पोल्स में है। देन इक्वेटर में जो है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, और रिफ्लेक्शन जो है वो पोल्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्नो देखने को मिलती है, ठीक है कि नहीं। एंड कंपैरेटिवली जो वहाँ पे सनरेज हैं वो ओब्लिकली पड़ती हैं जाके। सेकेंड इज टेम्परेचर इन्वर्जन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, और काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। टेम्परेचर इन्वर्जन बेसिकली वो फिनोमिना है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, इफ यू कैन सी हियर, इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है बाय द लैप्स रेट, है ना, ये मैंने आपको बताया। बट कई बारी क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, निचली लेयर जो है वो वार्म होती हैं, ऊपरी लेयर जो है और क्या होनी चाहिए, वो कोल्ड होनी चाहिए। बट कई कई बार क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, ऊपर की लेयर जो है वो वार्म हो जाती हैं या वार्म रहती हैं, और नीचे की एयर जो है वो जल्दी कोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, हम लोगों को एक्चुअली टेम्परेचर इन्वर्जन होता दिखेगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने की जगह क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। जनरली कब होता है ये, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली होता है ये काम नाइट्स में, जब बिल्कुल उन रातों में जो जहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं है, ठंडी रातों में, जनरली विंटर्स के टाइम पे, काम नाइट्स में क्या होता है, ये काम आपको देखने मिला है, जब क्लाउडिंग बिल्कुल नहीं होगी तो क्या होगा, क्विक धरती जो है वो अपनी रेडिएशन, जो धरती बहुत ज़्यादा जल्दी रेडिएट करती है हीट को वापस, और वो रेडिएशन जो है लोअर एटमॉस्फेयर से, थोड़ा लोअर लेयर से एयर की हाइयर लेयर से पहुंच जाता है, ठीक है जी। बट इससे ऊपर नहीं जा पाती, तो इवेंचुअली क्या होता है, नीचे जो है कोल्ड हो जाता है, नीचे आपको यहाँ पे कोल्ड लेयर देखने को मिलती है, ऊपर जो है कंपैरेटिवली वार्म एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर इन्वर्जन। ये आपको पहाड़ों में भी देखने को मिलता है। इसको हम लोग पहाड़ों में क्या नाम से जानते हैं, एयर ड्रेनेज के नाम से जानते हैं, एयर ड्रेनेज, ठीक है कि नहीं। सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, यू कैन सी हियर, दिस इज कॉल्ड एज एयर ड्रेनेज। रात को क्या होता है, वैलीज जो होती हैं, वैलीज रात को गर्म होती हैं, और वो क्या करती है, हीट जो है गर्म हवा ऊपर छोड़ देती हैं, और जो आपके माउंटेन टॉप्स है वहाँ से ठंडी हवा जो है नीचे वैली में आ जाती है,
और वैली को जो है कोल्ड कर देती है, ठीक है जी। तो वैली में कोल्ड हवा, ऊपर यहाँ नीचे कोल्ड हवा हो जाती है और ऊपर जो है कंपैरेटिवली वार्म हवा देखने में मिलती है, और इसको हम लोग एयर ड्रेनेज बोलते हैं। सो गाइज इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये हिमालय में बहुत देखने में मिलता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। देन एटमॉस्फेयर में और इंपॉर्टेंट बातें करें तो हम लोग दैट इज विंड, है ना। विंड क्या होता है, बेसिकली मूविंग एयर को हम लोग विंड बोलते हैं। और विंड्स को हम लोग नाम कैसे करते हैं, नेम कैसे करते हैं, जिस डायरेक्शन से विंड आती है तो उस डायरेक्शन से जो है जिस डायरेक्शन में विंड आ रही है उस डायरेक्शन से उस विंड को हम लोग वो नाम दे देते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर ये विंड है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस विंड इज कॉल्ड एज दी वेस्टर्न विंड और सिंपली कॉल्ड एज दी वेस्टर्ली, ठीक है कि नहीं। तो अभी आप मुझे बताओगे कि इस विंड को हम लोग क्या बोलेंगे, वट वी विल कॉल दिस विंड, ठीक है, जो इस विंड इस तरह से हवा चल रही है। तो अगेन कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में लिख सकते हो। देन विंड जब भी मूव करती है, मीन्स मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी फ्लूइड जब हमारी धरती पे मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ रोटेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है, विंड जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में वो अपने राइट की तरफ जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है जी, वो अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्या होगा, वो टुवर्ड्स दी लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। इसको याद रखना आपने। तो ये इस लॉ को हम लोग फेरल्स लॉ कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि विंड जो है डिफ्लेक्ट टुवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं इसे। देन हम लोग ग्लोबल विंड्स देखते हैं। आपको विंड जो है बड़ी प्रकार की होती है। विंड जो है एक होती है आपकी ग्लोबल विंड्स, ठीक है जी, ग्लोबल विंड जो पूरे जो है ग्लोब में चल रही हैं, ग्लोबल स्केल में चलती हैं, बड़े बड़े एरियाज को कवर करती हैं, कंटिन्यूसली सारा साल चलती हैं। दूसरी होती हैं लोकल विंड्स जो कि कुछ ही एरिया को इफेक्ट करती हैं। तीसरी होती हैं आपकी साइक्लोनिक विंड्स जो बेसिकली किसी टेम्परेचर वेरिएंस के कारण, साइक्लोनिक डिप्रेशन के कारण बनती हैं, ठीक है जी, साइक्लोनिक विंड। सो पहला जो है हम लोग करते हैं ग्लोबल विंड्स के बारे में बात। ग्लोबल विंड जो है आपकी क्या है, दे आर विंड जो कि पूरे अर्थ पे चलती है। और ये क्यों चलती है, बिकॉज ऑफ दी प्रेशर डिफरेंसेस, ठीक है जी, प्रेशर डिफरेंसेस के कारण चल रही है। मैं बहुत सारा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके अंदर। सो प्रेशर डिफरेंसेस कैसे, बिकॉज सन की लाइट जो है डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ती है, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है। लो प्रेशर की एक बेल्ट बनती है जिसे हम लोग इक्वेटोरियल लो भी बोल देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से हवा जो है क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, देन ये सब ट्रॉपिक्स की तरफ जाके बैठती है। तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, हाई सब ट्रॉपिक हाई बोलते हैं इसको हम लोग। और विंड जो है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की चलती है, हमेशा विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है जी। सिमिलरली एक हवा जो है इस तरह से चलती है यहाँ से, दिस इज कॉल्ड एज दी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है जी। इन्हें ट्रेड विंड क्यों कहते हैं, बिकॉज इनको पुराने टाइम पे ट्रेड के लिए काफी यूज किया जाता था, क्योंकि पुराने टाइम में शिप्स जो थी उनमें मास्ट होता था, उनमें मशीन तो होती नहीं थी, उनमें इंजन तो होता नहीं था। तो ये जो है हवा के कारण चलती थी, हवा का इस्तेमाल करती थी चलने के लिए। तो तभी इन्हें ट्रेड विंड बोलते थे, क्योंकि ईस्ट के ट्रेड के साथ इन विंड्स का काफी ज्यादा लेना देना था, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली इसके ऊपर जो है 30 डिग्री से ऊपर जो है ये क्या चलती है, वो यहाँ पे इस तरह से हवाएं चलती हैं, दे आर कॉल्ड एज दी वेस्टर्लीज, ठीक है जी, वेस्टर्लीज बोलते हैं। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये जो है आपकी चलती है, दिस आर कॉल्ड एज वेस्टर्लीज। और नदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्ली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, पर बट सदर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है। इसको हम लोग जो है रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रेकिंग 60s के नाम से जानते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है, 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ लेती हैं। और मेरिनर्स बड़े डरते होते थे इनसे, क्योंकि अगर एक इस विंड की लपेटे में आ जाए तो ये बेसिकली ये इनको कहीं पे दूर ले जाके पटक देती है, किसी चट्टान में जाके पटक देती थी, ठीक है जी। इवेंचुअली यहाँ से जो है पोल से और इक्वेटर की तरफ जो है और भी एक विंड चलती है, इसे हम लोग बोलते हैं पोलर, ठीक है कि नहीं। सो दीज आर ट्रेड विंड, दीज आर वेस्टर्लीज, एंड ये क्या है आपकी, दे आर पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। ये सेल्स के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ये आपको थोड़ा सा याद रखनी है। ओके, दीज आर ग्लोबल विंड्स। देन देर आर लोकल विंड्स ऑल्सो। सो ये आप कुछ नेम लिखे हैं मैंने लोकल विंड्स के। लोकल विंड जो है वो क्या हो सकती हैं, वो वार्म भी हो सकती हैं, वो कोल्ड भी हो सकती हैं, वो मॉइस्ट भी हो सकती हैं, ड्राई भी हो सकती हैं, ठीक है कि नहीं। सो ये कुछ लोकल विंड्स है, लोकल फिनोमिना के लोकल इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग
हम लोग जैसे कि लू देखते हैं, इंडिया में चलती है लू, एंड ये क्या करती है, इंडिया में तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है गर्मियों के टाइम पे, है ना। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारी इस तरह की विंड्स है जो लोकल एरियाज़ में, लोकल कंट्रीज़ में चलती हैं, और इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे फोहान और चिनूक बहुत इंपॉर्टेंट है। फोहान जो है वो एल्प्स में चलती है, और ये वार्म लेयर, वार्म वो है, वार्म आपका विंड है। ये सारी में वार्म विंड ही लिखी हुई है यहाँ पे। चिनूक है, इसको हम लोग स्नो ईटर भी बोलते हैं, रॉकीज में जो है बर्फ़ मेल्ट करने के काम आती है, ये बर्फ़ मेल्ट कर देती है। काल बैसाखी ये ईस्टर्न इंडिया में चलती है, ठीक है जी, आपका मानसून के टाइम, मानसून से प्री मानसून के टाइम पे। बर्ज साउथ अफ्रीका, जोंडा एंडीज, जोंडा इज लाइक चिनूक ऑफ एंडीज, है ना। सेंट एना ये जो है कैलिफोर्निया में चलती है। खमसीन इजिप्ट में। हरमैटन ग्याना कोस्ट है। सामून दिस इज इन ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न न्यूजीलैंड। हरमैटन जो है इट इज़ इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। जो हरमैटन है इसको हम लोग ये बेसिकली बहुत सारे डस्ट अफ्रीका से उठा के यूरोप में पटकता है, और हर साल जो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं वो इसी विंड के कारण आते हैं, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे कोल्ड विंड्स भी आप देख सकते हो, कुछ कोल्ड विंड्स मैंने दे रखी हैं। मिस्त्राल है, फ्रांस में चलती है। पुर्गा रशिया, लेवेंटर फ्रांस, पेम्परो दिस इज इन साउथ अमेरिका, ठीक है। सो इनको बस ऊपर ऊपर से याद करना है आपको, इन केस अगर आपका कोई नाम आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए। देन ग्लोबल विंड्स में एक और विंड्स होती हैं जो कि कंपैरेटिवली हायर ऑल्टीट्यूड में चलती हैं, ऑलमोस्ट ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की बाउंड्री में, जिसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, यहाँ पे चलती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम्स। और 4 इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम होती हैं जो परमानेंटली चलती हैं। एक होती है आपकी पोलर जेट स्ट्रीम्स, ये दो आपकी जो है पोलर जेट स्ट्रीम्स है, और एक होती है आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है जी। पोलर जेट चलते हैं एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चलती हैं। ये वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से मिएंडरिंग बैंड्स में चलती है, वेस्ट टू ईस्ट, और जहाँ पे जाती है वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे ये आपका हाई प्रेशर जो है क्रिएट करती है और डिप्रेशंस लेके आती है। मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया में जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम लोग देखते हैं उनको इंडिया तक लाने वाली भी यही सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। ओके, सो इतना आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो जी, टॉक्टे आया, व्यास आया इस साल में, पिछले साल में बड़े आए। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे साइक्लोन के ऊपर, ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन या चक्रवात बेसिकली होता क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ एयर इन अ सर्कुलर मैनर। इस तरह से सर्कुलर फैशन में एक सेंट्रल पॉइंट के आसपास में हवा का जो है चक्कर लगाना, इसको हम लोग चक्रवात बोलते हैं। और जो ट्रॉपिकल, जैसे साइक्लोन दो तरह के होते हैं, एक होता है टेम्परेट रीजन में आने वाले टेम्परेट साइक्लोन्स, एक होते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये साइक्लोन्स हम लोगों के देश में आते हैं। ये थर्मली इंड्यूस फिनोमिना है बिकॉज ये बेसिकली पानी के हीटअप होने से होते हैं। देखो ये हमेशा आपको ओशंस के अंदर या फिर वाटर बॉडीज के अंदर ही डेवलप होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे पानी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट 26 से 27 डिग्री पहुँच जाता है। जब इतना टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होता है, वो ओशन गर्म हो जाता है, और ओशन के ऊपर वाली हवा भी वो भी गर्म हो जाती है, और हवा ऊपर को उठती है, जिसके कारण वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। और लो प्रेशर को भरने के लिए आसपास के हाई प्रेशर से हवा जो है इधर की तरफ आती है, कर्ल हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, और साइक्लोन जो है वो डेवलप होता है, ठीक है कि नहीं। इतना ज़्यादा लो प्रेशर सेंटर में डेवलप हो जाता है कि कई बार ये 880 मिली बार तक पहुंच जाता है, और आसपास का जो प्रेशर है वो 1000 मिली बार के आसपास तक होता है। तो ये देखो कितना ज़्यादा ग्रेडियंट है, तो हवा जो है उतनी ही तेज़ चलती है, ठीक है कि नहीं। बहुत ज़्यादा इंटेंस फिनोमिनाज होते हैं ये, और कंपैरेटिवली छोटे एरिया को कवर करेंगे। हार्डली मैक्सिमम जो है 200-250 किलोमीटर को कवर करते हैं, 200-250 किलोमीटर स्ट्रेच होता है, बट ये जो है बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग होता है। हवा जो है यहाँ पे 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पकड़ सकती है, ठीक है कि नहीं। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पकड़ लेती है। इनको हमने हवा की रफ्तार के हिसाब से अलग अलग नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है जी। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, तो इस तरह के हम लोग साइक्लोन्स का इनको नाम दे देते हैं, ठीक है कि नहीं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं याद रखो इसको, ये साइक्लोन जो है आपको कहाँ पे मिलेंगे, ट्रॉपिक्स के अंदर देखने में मिलते हैं। 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्रीज नॉर्थ, इसके बीच में आपको देखने को मिलेंगे। और इक्वेटर में 0 to 5 डिग्री इक्वेटर में आपको एब्सेंट मिलेंगे। 0 to 5 डिग्री इक्वेटर में क्यों नहीं मिलते हैं, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोरियोलिस फोर्स जो है इक्वेटर में वो एब्सेंट होती है, और पोल्स में वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ठीक है जी। सो इक्वेटर में एब्सेंट होने के कारण हवा जो है कर्ल नहीं करती है, एंड दैट इज वाई आपको 0 to 5 डिग्री नॉर्थ साउथ में ये एब्सेंट दिखेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा जो है ये कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, और अवे फ्रॉम द इक्वेटर मूव करेंगे। ईस्ट टू वेस्ट एंड अवे फ्रॉम द इक्वेटर वो मूव करते आपको दिखते हैं।
30 डिग्री के बाद जो है ये देन वेस्ट टू ईस्ट मूव करने लग जाते हैं। अगेन क्यों? बिकॉज यहाँ पे वेस्टर्लीज चलती हैं और साइक्लोन वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। यहाँ पे ये ईस्ट टू वेस्ट क्यों मूव कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे ट्रेड विंड चलती हैं जो कि इस डायरेक्शन की तरफ को चल रही हैं। तो दैट इज वाई साइक्लोन जो हैं वो पहले तो जो है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन चले गए 30 डिग्रीज नॉर्थ साउथ के अंडर, एंड देन उसके बाद ईस्ट की तरफ को मूव और वेस्ट की तरफ को मूव कर जाते हैं। बट ये उतनी देर तक सर्वाइव नहीं करते, 30 डिग्रीज के ऊपर जाके टेम्परेचर जो है पानी का कम हो जाता है, जिसके कारण ये डिसिपेट कर जाते हैं। ठीक है कि नहीं? जब भी साइक्लोन आता है तो साइक्लोन अपने साथ क्या लेके आता है? बहुत तेज हवाएं लेके आता है। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि कई बार छत, घर के छत, दरवाजे, बिजली के खंभे और इवन लाइक गाड़ियों को जो है उड़ा के ले जाती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन होता है। सो स्टॉर्मी विंड्स आपको देखने मिलती है, टॉरेंशियल रेनफॉल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रेनफॉल देखने में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर जो है बहुत सारे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉरेंशियल रेनफॉल करते हैं। एंड इसके साथ में जब ये आपका साइक्लोन लैंड पे आके हिट करता है तो क्या करता है? समुद्र का जो लेवल है वो उठा होता है, और इस उठे हुए समुद्र के लेवल के कारण क्या होता है? ये जो कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा पानी लेके आता है, जिसे हम स्टॉर्म सर्ज कहते हैं, एंड इवेंचुअली इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है जी? एज सुन एज ये साइक्लोन लैंड को हिट करता है तो ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है। 8-10 घंटे के बाद इसको जो है ये डेसिपेट कर जाएगा। क्यों? बिकॉज साइक्लोन को जो है एनर्जी गर्म पानी से आ रही होती है, और ये गर्म पानी का सोर्स जो है लैंड में आने के बाद कट जाता है। ठीक है कि नहीं? सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ देख सकते हो। साइक्लोनिक सीजन थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडिया में देखो स्पेसिफिकली साइक्लोन सीजन अप्रैल से दिसंबर के बीच में चलता है, तो हमने मई जून में जो है साइक्लोन्स देखे थे। ठीक है? इसके अलावा जो है मोस्टली आपको समर्स के टाइम पे ही साइक्लोनिक सीजन देखने को मिलेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। अलग अलग नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया में कहते हैं, पैसिफिक वाले रीजन में से हम टाइफून्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में से हम विलीज कहते हैं। ठीक है कि नहीं? और आपका नॉर्थ अमेरिका में से हम लोग हरिकेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकता है, साइक्लोन्स की डायरेक्शन। साइक्लोन में हवा की डायरेक्शन कैसी होती है? ठीक है? अभी साइक्लोन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है सिंपल साइक्लोन्स। ठीक है? सिंपल साइक्लोन में क्या होगा? सेंटर में जो है लो प्रेशर बना होता है, जिसको हम लोग आई भी बोलते हैं, और आसपास से जो है हाई प्रेशर से हवा जो है इसको भरने की कोशिश करती है। तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को चलती है हवा, जो कि सेंटर में है। फिर देर आर एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन्स क्या होता है? इसमें सेंटर में हाई प्रेशर है और हवा जो है हाई प्रेशर से बाहर की तरफ को निकलती है और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। ठीक है जी? सो डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है, आप ये याद रखो, NCA। ठीक है? ये टर्म याद रखनी है अपने को, NCA। ठीक है जी? सो इन नदर अपना हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। सो इसे याद रखने का बहुत ही इजी तरीका है। कैसे याद रखोगे? CNA से। ठीक है जी? इसको याद रखना है आपने। कैसे? देखो, साइक्लोन्स इन नदर्न हेमिस्फीयर आर ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? सो इनकी डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। यू कैन सी दे आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? एंड एंटी साइक्लोन और इन नदर्न हेमिस्फीयर में ये होता है, साइक्लोन्स इन नदर्न हेमिस्फीयर आर एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी साइक्लोन हमेशा साइक्लोन के उल्टे होंगे। ठीक है जी? तो एंटी साइक्लोन इन नदर्न हेमिस्फीयर ये क्या होंगे? ये हमेशा से क्लॉकवाइज होंगे। ठीक है? एंड नदर्न हेमिस्फीयर में जो होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में उसका बिल्कुल उल्टा होता है। तो साइक्लोन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या मिलेंगे? वो हमेशा आपको क्लॉकवाइज मिलेंगे, क्योंकि वो नदर्न हेमिस्फीयर वालों के उल्टे हैं। तो अगेन सिर्फ इसको याद रखना है, CNA, साइक्लोन इन नदर्न हेमिस्फीयर आर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी? तो उसके बाद अपने हिसाब से आप उसे रिवर्स कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा हुआ है और ये पूछा जा भी सकता है, क्योंकि साइक्लोन्स न्यूज में है, एंड दैट इज वाई आपको ये करने चाहिए। ठीक है? टेम्परेट साइक्लोन्स मैं नहीं बता रहा, नॉट इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ठीक है जी? टाइप ऑफ क्लाउड्स। ठीक है? क्लाउडिंग का सीजन चल रहा है, रेनफॉल चल रही है, तो बहुत सारे टाइप ऑफ क्लाउड्स आप देखते होंगे। सो लो क्लाउड होते हैं, मिड क्लाउड्स होते हैं, हाई क्लाउड्स होते हैं, अलग अलग तरह के क्लाउड्स होते हैं, जैसे कि ये फेदर लाइक क्लाउड्स अगर आप देख सकते हो, जिसे हम सिरस बोलते हैं। ठीक है? एंड देन इसको हम लोग बिल्कुल इस तरह के, आप सीधा कॉल्ड सिरो क्यूमुलस, सिरो स्ट्रैटस, तीन इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं। सिरस होता है, देन देयर इज स्ट्रैटस टाइप के क्लाउड, यू कैन सी द स्ट्रैटस टाइप के क्लाउड, इस तरह के लेयरिंग टाइप क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड इस तरह के बड़े हीप लाइक क्लाउड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्यूमुलस क्लाउड्स। ठीक है जी? इसके साथ हम लोग कई बारी निम्बस भी यूज करते हैं। निम्बस आर ऑलवेज रेन बियरिंग क्लाउड्स, एंड आप हम लोग ऑल्टो यूज करते हैं। ऑल्टो मीन्स वेरी वेरी हाई क्लाउड्स।
ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग ने अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे लो क्लाउड्स में निम्बो स्ट्रैटस मीन्स ये बारिश करने वाला, आजकल जो आप क्लाउड देखते हो निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड देखते हो, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स भी हम लोग देखते हैं। स्पेशली हम लोग जब प्री मानसून शावर देखते हैं तो वहाँ पे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होते हैं, आजकल निम्बो स्ट्रैटस देख रहे हो आप। ठीक है, स्ट्रैटस है आपका, स्ट्रैटो क्यूमुलस है, देन ऑल्टो स्ट्रैटस देखते हैं हम लोग, ऑल्टो क्यूमुलस देखते हैं, और लास्ट में हम लोग ये तरह का क्लाउड देखते हैं बहुत बड़ा, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। ये बहुत बड़े क्लाउड होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है एक्सटेंट रखते हैं, काफ़ी ऊपर तक जाते हैं, इवन 10-10 किलोमीटर ऊपर तक आपको देखने में मिल जाते हैं। और ये जो है बड़े हीप लाइक क्लाउड होते हैं, इस तरह से बड़े हीप लाइक क्लाउड होते हैं। और ये क्यूमुलो जो निम्बस है मीन्स इनके पानी भी है, ये जो है दे आर दिस जनरली दोज टाइप ऑफ क्लाउड जो कि बिजली और बहुत ज़्यादा टॉरेंशियल रेन लेके आते हैं। ठीक है कि नहीं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। फाइनली हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन की, कितने प्रकार की प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन जो है वो फर्दर 3 प्रकार की होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड फ्रंटल रेनफॉल। क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है तो हम लोग प्रेसिपिटेशन इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, अगेन पानी भाप बना, गर्म हुआ, भाप बना, ऊपर को बादल बने और बादल बन के बारिश हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पानी जो है भाप बना, बादल बने और देन बारिश हो गई, जिसे हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। जनरली वहाँ पे होता है जहाँ पे हीटिंग जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है, जैसे कि आपका इक्वेटोरियल रीजन में हीटिंग बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण क्या होता है, पानी जो है वेपोरेट होता है, बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है। इस रीजन को हम लोग 4 o'clock शावर्स रीजन भी बोलते हैं। 4 o'clock शावर्स रीजन जनरली इक्वेटर के आसपास वाले रीजन होते हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इवन अंडमान वाला रीजन हो गया। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट रोज आपको बारिश देखने को मिल जाती है। देन इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, जनरली जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, जब उन्हें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, जैसे कोई आपका पहाड़ आ गया, तो ये मॉइस्चर लेडन वार्म विंड्स ये ऊपर को उठने, ये उनको जो है फोर्स किया जाता है ऊपर को उठने के लिए बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसके कारण बादल बनते हैं और बादलों के कारण जो है बारिश हो जाती है। इसको, इस तरह की बारिश को हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। तो अगेन जैसे आप आजकल फिनोमेना देख रहे हो कि पहाड़ों में जो है सडनली इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है, क्लाउड बस्टिंग हो जाती है, वो क्यों होती है, बिकॉज जो मॉइस्चर लेडन विंड जो है मानसून की, वो पहाड़ों को टकराती हैं और पहाड़ों के टकरा के वो जो ऊपर को उठती हैं, बहुत जल्दी ऊपर को उठती हैं, और बहुत ज़्यादा ऊपर को उठने से क्या होता है, बादल बनते हैं, भारी बादल बन जाते हैं और सडनली जो है बहुत सारा पानी नीचे गिर जाता है। तो इससे जो है क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, आजकल हम लोगों ने देखा ना क्लाउड बर्स्ट, धर्मशाला में क्लाउड बर्स्ट हो रखा है, हुआ था, सॉरी। तो अगेन ये जो है किस तरह की रेनफॉल है, ओरोग्राफिक रेनफॉल है। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण क्या होता है, पहाड़ का एक हिस्सा तो जो है बहुत ज़्यादा बारिश देखता है और बहुत ज़्यादा हरा भरा होता है। ठीक है जी, एंड दूसरा हिस्सा बिल्कुल ही सूखा रह जाता है। जैसे आप बात करो कि इधर वाली कुल्लू वाली साइड जो है आपकी, वो बहुत ज़्यादा बारिश देखती है तो सारी हरी भरी है, एंड उसके उल्टी साइड चल जाओगे तो आपका स्पीति वाला रीजन है, लाहौल वाला रीजन है, वो बिल्कुल ही ड्राई आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली वेस्टर्न घाट जो है उसका वेस्टर्न साइड बहुत ज़्यादा हरी है और ईस्टर्न साइड जो है कम्प्लीटली बैरन है। जो आपका मराठवाड़ा, विदर्भ, कर्नाटका वाला रीजन है, वो वाला कम्प्लीटली ड्राई है। ठीक है जी, एंड देन फाइनली इस फ्रंटल रेनफॉल या फिर से हम साइक्लोनिक रेनफॉल भी बोलते हैं। तो साइक्लोनिक रेनफॉल मैंने अभी आपको पीछे बताई, जब साइक्लोन्स आते हैं तो बादल बनते हैं और बहुत सारी बारिश होती है। सो गाइज, ये कुछ टॉपिक मैंने आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो है कंप्लीट करने थे। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे एंड यू गेन सम इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट्स। अगेन रिवीजन कर रहे हैं तो मैं भी आपको रिवीजन में हेल्प कर रहा हूँ, एंड आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ़ यू डू देन प्लीज़ शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। मैक्सिमम एस्पिरेंट शुड वॉच दिस, एंड इफ़ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट्स यू कैन जस्ट put your suggestions in the comment below. I will be happy कि उनके ऊपर काम कर सकूँ। Thank you very much and all the very best. Bye.